हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफ़रत से मोहब्बत भाग 6। इससे पहले इस कहानी के 5 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रोहन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, उसकी तरफ देखने की भी। ये सुनकर तो अचंत भी अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को लगाते हुए सिगरेट की कश लेते हुए बोलता है कि जैसे हिम्मत होती है वैसे। और हाँ, एक बात कहनी थी तुमसे कि तुम्हारी बहन का टेस्ट ना सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है तेरी बहन का। इतना हम देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। यह सुनकर रोहन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी नसें एकदम से तन गई थी और आंखों में खून उतर आया था। उसने भी खनक और स्वीटी को जल्दी से अपने आप से अलग किया और फिर अचंत का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से में उसे घूरने लगा, लेकिन जैसे ही रोहन ने अचंत का कॉलर पकड़ा कि तभी अचंत के गार्ड्स ने भी रोहन पर आकर बंदूक रख दी। और ये देखकर तो स्वीटी और खनक बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखकर कांपने लगती हैं। वो दोनों ही रोहन से अचंत का कॉलर छुड़ाने लगती हैं। खनक रोते हुए बोलती है कि भैया प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरे भाई को, हमें घर जाना है, प्लीज़ प्लीज़ हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, प्लीज़ छोड़ दीजिए। रोहन तो अचंत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर ये देखकर तो अचंत ने भी अपने गार्ड्स की तरफ देखा तो सब ने अब अपनी बंदूक लोड कर ली थी रोहन पर चलाने के लिए। और जैसे ही ये हुआ तो खनक भी रोहन के सामने आ गई और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे भैया को छोड़ दीजिए मेरे भाई को, प्लीज़ मुझे मार दीजिए मगर मेरे भाई को छोड़ दीजिए। यह सुनकर अचंत ने भी इस बार रोहन की तरफ देखा और बोला कि बहुत किस्मत वाला है तू, जो तू एएसएस के कॉलर पकड़ने के बाद भी जिंदा बच गया, समझा तू, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट ने ऐसा बोला है कि मुझे तुझे छोड़ना पड़ रहा है। ये सुनकर तो रोहन और भी ज़्यादा चिल्लाकर अचंत की तरफ बढ़ा कि तभी बीच में अगस्त आ जाता है और फिर बहुत ही अकड़ के साथ बोलता है कि मेरी डार्लिंग ने तुझे मुझसे बचा लिया था, लेकिन अचंत से तू कैसे बचेगा, अचंत से कैसे बचेगा। खनक और स्वीटी रोहन को अब हैंडल ही नहीं कर पा रही थी और बात बढ़ते हुए देखकर खनक भी रोहन के सामने आ गई और बोलती है कि भैया प्लीज़ प्लीज़ चलो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने देना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है, प्लीज़ भैया मुझे डर लग रहा है, चलिए आप यहाँ से। खनक के आंसुओं को देखकर रोहन को अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अचंत के ऊपर, जिस बहन को कभी भी किसी ने उदास होने तक नहीं दिया था। उसे पता नहीं अब क्या क्या झेलना पड़ रहा था। और एक बार फिर से अगस्त थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलता है कि शुक्र मनाओ कि यहाँ से जिंदा सही सलामत जाने को मिल रहा है तुम्हें। यह सुनकर तो स्वीटी ने भी एक नज़र गुस्से से घूरकर अगस्त को देखा और उसकी नज़रों में सिर्फ अगस्त के लिए नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। और फिर जबरदस्ती खनक और स्वीटी दोनों ही अब रोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर ले जाने लगती हैं कि तभी अचंत थोड़ा फिर से अकड़ के साथ बोलता है कि मुझसे मेरी खनक को कोई भी दूर नहीं रख सकता है, कोई भी दूर नहीं रख सकता है। ये सुनकर तो रोहन का गुस्सा फिर से बढ़ गया, लेकिन फिर भी खनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से रोहन के साथ खनक और स्वीटी जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। और फिर अगस्त भी बहुत ही मुस्कुराकर अकड़ के साथ बोलता है कि यार ऐसे कैसे चलेगा, साले साहब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले लग रहे हैं। ये सुनकर तो अचंत भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि आई डोंट केयर, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और फिर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। इधर खनक और स्वीटी के साथ रोहन भी बुआ जी के घर पर पहुंच गया था। स्वीटी ने भी सबकी तरफ देखा और बहुत ही नॉर्मल आवाज में बोलती है कि भैया बुआ जी को पता नहीं चलना चाहिए कोई भी चीज। ये सुनकर तो रोहन ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सबको देखकर बुआ जी भी जल्दी से भागकर बाहर आती हैं और बोलती हैं कि बेटा बेटा तुम सब लोग ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। बुआ जी की बात पर एक साथ सबने हाँ में अपना सिर हिला दिया। और फिर रोहन बोलता है कि बुआ जी हम कल के कल ही घर वापस जा रहे हैं। ये सुनकर तो मोहित भी हैरानी से बोलता है कि लेकिन रोहन इतनी जल्दी क्यों, अभी तो आए हो तुम। मोहित की बात पर रोहन बोलता है कि मुझे लगता है कि अब खनक की स्टडी मिस हो जाएगी, इसीलिए मैं इन दोनों को लेने के लिए ही आया था। रोहन की बात पर सब ने अपनी सहमति जताई और बुआ जी फिर से बोलती हैं कि बेटा रात बहुत हो गई है, मैं खाना लगा देती हूँ, सब लोग आराम से खाना खा लो। ये सुनकर रोहन बोलता है कि वो बुआ जी हम सब खाना खाकर आए हैं, अब आराम करेंगे, थोड़ा सा थक गए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त खनक और स्वीटी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर वो सब अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मोहित को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि कल खनक जा रही थी और अभी तो उसे खनक के साथ कुछ समय बिताना था, उसके साथ अच्छे अच्छे वक्त अच्छे अच्छे पल बिताने थे। इधर खनक और स्वीटी भी अपने रूम में आ गई थी और रूम को अंदर से लॉक करके चुपचाप से बिस्तर
पर आकर बैठ गई थी, लेकिन अब किसी की भी आंखों में आंसू नहीं गिर रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा शांति से बैठी हुई थी और तभी खनक की नज़र अपनी साड़ी पर जाती है। वो बिना बोले उठती है और अलमारी में से वही वाली साड़ी निकालती है जो कि अचंत ने उसे मॉल में दिया था। वो भी ज़बरदस्ती उसके हाथों में रख दिया था। फिर वो वॉशरूम के अंदर गई और जो साड़ी उसने पहनी हुई थी वो भी चेंज करके हाथ में लेकर बाहर आ जाती है। खनक के हाथ में साड़ी देखकर स्वीटी भी एकदम से घबरा जाती है और वो एकदम से बोलती है कि खनक, खनक क्या करने जा रही हो तुम, क्या करने वाली है तू। ये सुनकर तो खनक भी अपने दांत गुस्से से पीसते हुए बोलती है कि दी ये एएसएस ने दिया था मुझे ना, तो फिर मैं अब एएसएस की दी हुई हर चीज को खुद से दूर कर दूंगी, मिटा दूंगी उसकी हर एक चीज को। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद एएसएस तो क्या कोई भी मुझसे नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है, बहुत हो गया है ये सब कुछ, बहुत झेल लिया है मैंने। ये सुनकर स्वीटी खनक को समझाते हुए बोलती है कि अब हम ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं खनक, सिवाय इसके कि इतना बोलकर स्वीटी एकदम से रुक जाती है और फिर खनक की तरफ देखकर एकदम से शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या क्या सोच रही है तू खनक, बता मुझे क्या सोचा है तूने, क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। ये तू ना कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है तुझे, बहुत ज़्यादा जोखिम है इन सारी चीज़ों में। ये सुनकर खनक भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है कि दी रिस्क तो अब तक था मुझे, लेकिन अब जो कुछ भी होगा ना सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी मैं, लेकिन अजंत सिंह शेखावत को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगी। इतना बोलकर खनक दोनों ही साड़ियों को लेकर पीछे के दरवाजे से गार्डन में गई और फिर स्वीटी भी उसके साथ पीछे पीछे चली जाती है और बोलती है कि खनक नहीं नहीं खनक ये मत कर, ये क्या कर रही है तू, तुझे ये पसंद नहीं है ना। ये सुनकर खनक भी अब स्वीटी की तरफ देखकर बोलती है कि एएसएस की कोई भी चीज़ खनक त्रिपाठी को पसंद नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर खनक ने भी साड़ियों को जमीन पर फेंक दिया और फिर माचिस की डिब्बी से आग लगा दी। साड़ियाँ भी वहीं पर जल रही थी और शायद खनक ऐसा करके अपने दर्द को कम करना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी साड़ी जलाकर उसने अचंत को खुद से दूर कर दिया है। फिर स्वीटी ने भी खनक को गले लगा लिया और बोलती है कि तू सही कह रही है, बिल्कुल अगर चैन से जीना है तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों ही अब अपने कमरे के अंदर आ जाती हैं। इधर अचंत भी अपने रूम में आया और तभी उसके पास एक आदमी आता है और फिर सर झुकाकर एकदम से खड़ा होकर अचंत की तरफ देखने लगता है। तो अचंत बोलता है कि बोलो क्या न्यूज़ लेकर आए हो। फिर एक आदमी ने भी अचंत की तरफ एक एनवेलप दिया और फिर अचंत ने भी उस एनवेलप को खोलकर देखा और बोलता है कि ओह, तो स्वीट हार्ट ने मेरी दी हुई चीज को खुद से अलग कर दिया है। लगता है स्वीट हार्ट को अचंत से डर नहीं लगता है। अब कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लगता है कि तुम्हें अब धमाके देखने की लत लग चुकी है मेरी जान, कोई बात नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ। और फिर उसने भी लकी को बुलाया और फिर एनवेलप लकी की तरफ दे दिया और फिर बोलता है कि समझ रहे हो ना कि अब तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर लकी भी अपना सर झुकाकर बोलता है कि यस एएसएस मुझे पता है और फिर वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। फिर अचंत ने भी एक गाना गाना स्टार्ट कर दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फिर वो एकदम से बोलता है कि जस्ट वेट एंड वॉच मिस। फिर वो कुछ सोच कर बहुत ही प्यार से बोलता है कि नो 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 नॉट मिस टू बी मिसिस खनक अचंत सिंह शेखावत, तुम्हारे लिए अब बहुत ही कुछ बड़ा सा होने वाला है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जिससे सच में तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इतना बोलकर अचंत भी बिस्तर पर आ गया और फिर खनक की महक को स्मेल करने लगता है। वो एकदम से खनक की खुशबू में खो गया और देखते ही देखते उसे नींद आ गई और वो सो जाता है। सुबह का वक्त था। बुआ जी का घर, खनक और स्वीटी का कमरा। खनक की आंखें एकदम से खुलती हैं तो उसने जल्दी से स्वीटी को जगाया और बोलती है कि दी उठो उठो दी, आज हमें घर जाना है ना। स्वीटी भी अलसाई हुई आवाज़ में बोलती है कि तू ना जल्दी से जा, पैकिंग कर, मैं अभी आती हूँ, जल्दी से सारा सामान पैक कर ले, मैं बस अभी 5 मिनट में उठकर आ रही हूँ। यह सुनकर खनक भी चुपचाप से वॉशरूम के अंदर चली गई और फिर कुछ ही वक्त में वो नहाकर आराम से रूम के अंदर आ जाती है और फिर मिरर के सामने तैयार होने लगती है। आज खनक ने ब्लैक कलर का मैट रैली फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसका बैक नेक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिससे खनक की गोरी गोरी पीठ बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। आगे से भी वो खनक की बॉडी में एकदम से फिट आ रहा था जिससे खनक की खूबसूरती दुगनी हो रही थी। खनक सच में आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने भी अपनी आंखों में गहरा गहरा काजल और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा ली और फिर हाथों में आज उसने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी क्योंकि आज वो अपने घर जा रही थी और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब अचंत से हमेशा के लिए दूर हो
हो जाएगी। उसने अपने होठों पर बैंगनी रंग की हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिससे उसके होंठ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आज सच में अगर खनक को कोई भी देख लेता तो अपना दिल हार जाता, उसका दीवाना हो जाता। लेकिन वो तो अभी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रही थी अपने घर जाने के लिए, इसीलिए वो भी अब जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेती है और फिर स्वीटी को उठाकर फिर से बोलती है कि दी हम लेट हो जाएंगे, प्लीज़ हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, जल्दी से उठ जाओ। और फिर रोहन भैया की भी डांट सुनने को मिलेगी आपको, जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए। ये सुनकर स्वीटी भी झटके से उठ जाती है और बोलती है कि पहले बोलना चाहिए था ना तुझे, खनक पहले नहीं जगा सकती थी क्या मुझे। फिर स्वीटी ने भी जल्दी से जंप किया और फिर भागकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। इधर रोहन भी राहुल से फ़ोन पर बात कर रहा था और बोलता है कि नहीं राहुल, पापा और चाचा तक ये बात बिल्कुल भी नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे, हम कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। फिर वो कुछ वक्त बाद बोलता है कि नहीं नहीं, वो सब कुछ हमारा है और उसे हम में से कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी हमसे नहीं छीन सकता है। तो टेंशन मत ले, एक बार स्वीटी और खाना को घर लेकर आ जाऊँ, फिर कुछ करता हूँ, ओके। किसी को भी अब कुछ भी बात मत बताना। इतना बोलकर रोहन ने भी कॉल को कट कर दिया और फिर अपना पसीना पोंछते हुए अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि क्या करूं, मैं कैसे मैनेज करूं ये सब कुछ। पापा और चाचा तक बात पहुंचने नहीं दे सकता हूं मैं। एक तो पहले से ही खनक की इतनी ज़्यादा टेंशन है और फिर स्वीटी की भी टेंशन, अब एक और टेंशन आ गई है मेरे सिर पर। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी अपने आप आ जाती है। हे महादेव, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ कोई रास्ता। रोहन भी अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल तो वो बिना किसी तमाशे के घर जाना चाहता था अपनी दोनों ही बहन को लेकर। इधर खनक भी अपने झुमके पहन रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। खनक ने भी अपना फ़ोन लिया और उस फ़ोन को देखने लगती है। फ़ोन में देखकर उसकी आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी और शॉक की वजह से उसका मुँह खुला का खुला रह गया था। वो ज़ोर से बोलती है कि हे महादेव, हे महादेव, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर वो स्वीटी से बोलती है कि दीदी मैं जा रही हूँ, आपको और भाई को स्टेशन पर ही मिलूंगी, भैया से कह देना कि मैं वहाँ पर ही आपको मिल जाऊंगी। स्वीटी कुछ कह पाती, लेकिन इससे पहले ही खनक वहाँ से निकल जाती है। खनक अब हॉल में आती है तो फिर टीवी ऑन था, जिससे नासिक का सबसे खूबसूरत मॉल चलाया जा रहा था, जो कि अभी भी नया नया खुला था। सच में वहाँ की सारी चीज़ें एकदम से जल रही थी और उसके मालिक और मैनेजर को ऊपर के 5 फीट ऊंचाई पर बांधा गया हुआ था। ये देखकर तो खनक मोहित को देखकर बोलती है कि मोहित, मेरा दुपट्टा रह गया है, तुम भाई से कह देना कि मैं स्टेशन पर जा रही हूँ, मैं वहीं पर मिलूंगी। इतना बोलकर खनक भी हवा की तरह वहाँ से निकल जाती है। मोहित तो अब खनक को जाता हुआ देख रहा था। इधर अचानक भी मॉल के अंदर गेट के सामने कुर्सी पर बहुत ही शान से राजा की तरह बैठा हुआ था और अपनी सिगरेट पी रहा था। फिर लकी भी उसके पास आता है और सर झुकाकर बोलता है कि आपको क्या लगता है एएसएस की खनक आएगी आपके पास। ये सब सुनकर अचंत ने भी एक तिरछी नज़र के साथ लकी की तरफ देखा और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ सामने देखने लगता है और बोलता है कि स्वीट हार्ट जरूर आएगी, मैं जानता हूँ खनक को बहुत अच्छे से, मेरी स्वीट हार्ट जरूर आएगी इसे बचाने के लिए। और तभी मॉल के गेट के सामने ऑटो रुकती है और अचंत बिना देखे बोलता है कि आ गई तुम्हारी एएसएस की जान, देखो सामने। अचंत की बात सुनकर लकी और बाकी सब भी अब सामने की तरफ देखते हैं तो सच में खनक भागती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। वो भागकर अचंत के सामने आ गई और फिर बिना डर के बोलती है कि आपने कहा था ना कि अगर मैं आ जाऊंगी तो फिर आप यहाँ पर सबको छोड़ देंगे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। देखिए मैं आ गई हूँ, अब आप सबको छोड़ दीजिए आप इन लोगों को। ये सुनकर अचंत ने भी एक नज़र खनक की तरफ गौर से देखा और फिर एकदम से खड़ा हो गया और बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम जानती हो ना कि मैंने ये मॉल क्यों जलाया है, क्योंकि ये मॉल कोई काम का नहीं है। मैंने यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव साड़ी तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने क्या किया, उसे जला दिया। इसका मतलब कि अब ये किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई और जब मेरी जान को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो फिर वो चीज़ बेकार की होती है। ये सुनकर खनक की आंखें तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो ये सोच रही थी कि अचंत को कैसे पता चला कि खनक ने उसकी दी हुई साड़ियों को जला दिया है। और तभी अचंत ने भी खनक की कमर पर अपना हाथ जमा लिया और बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, तुम सांसें भी तो लेती होगी ना, तुम्हारी सांसों की हवा मुझ तक पहुँचती है, इसीलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हर एक चीज़ के बारे में मुझे पता होता है। ये सुनकर खनक अचंत को देखने लगता है और खनक भी उसे देखने लगी। वो बार बार अपनी कमर से अचंत का हाथ हटाने के लिए अचंत की उंगलियों को नोचने लगती है। फिर अचंत भी खनक को देखते हुए बहुत ही प्यार से अपने आदमियों से बोलता है कि जब ये मॉल ही नहीं रहेगा तो फिर मॉल के मैनेजर और मालिक कैसे जिंदा रहेंगे, वो भी तो तड़प तड़प के मरे। इससे अच्छा है तो फिर मेरे आदमी ही उन्हें मार दें, क्यों मेरी स्वीट हार्ट, सही कह रहा हूँ ना मैं। इतना बोलकर अचंत ने भी बहुत ही प्यार से और बहुत ही
अकड़ के साथ अपनी एक उंगली से इशारा किया और जैसे ही अचंत ने अपनी एक उंगली से इशारा किया, उसके आदमियों ने भी जल्दी से मैनेजर और मालिक के नीचे आग लगा दी। और ये देखकर तो खनक जोर से चिल्लाकर बाकी सारे लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे आप सब लोग देख क्या रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ बचा लीजिए ना उन्हें, क्यों देख रहे हैं आप, ऐसे देखने से क्या फ़ायदा हो के, जाइए उनकी हेल्प करिए, उन्हें बचा लीजिए। लेकिन खनक के चिल्लाने का किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। सब सन्नाटे से खड़े थे और खनक ने भी जब ये देखा तो वो भी अचंत से बोलती है कि आपने कहा था कि आप छोड़ देंगे इन लोगों को, लेकिन आपने नहीं छोड़ा है, आपने इन्हें आग लगा दी है ना। तो फिर इतना बोलकर खनक भी फिर से खुद को छुड़ाने लगती है। मालिक और मैनेजर जल रहे थे, लेकिन खनक देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो तो बस अपने आंसुओं को बहा रही थी। सब कुछ एकदम से जल गया था। तो अचंत ने भी खनक को छोड़ दिया और खनक भी भागकर वहां पर आती है जहां पर अभी सबको जलाया जा रहा था। लेकिन सब कुछ तो खत्म हो चुका था, सब कुछ जल गया था। और आज फिर खनक अचंत के सामने हार गई थी। आज फिर से उसकी वजह से कितनी ही जानें चली गई थी। और ये सब कुछ सोचकर खनक वहीं पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और बहुत तेज तेज रो रही थी। खनक को ऐसा रोता हुआ देखकर किसी का भी दिल एकदम से रो पड़ता। वो बहुत ही ज़्यादा लाचार हो गई थी, इतने ज़ोर से चिल्ला रही थी कि क्योंकि वो किसी को भी बचा नहीं पाई थी कि काश उसने वो साड़ी ना जलाई होती तो शायद आज ये सब कुछ जिंदा होते, आज ये सब कुछ बिखरा ना होता। खनक बहुत ज़्यादा रो रही थी कि तभी अचंत उसके पास आया और वो भी अपना एक घुटना ज़मीन पर टिकाकर खनक को देखने लगता है और उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। खनक के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। ये देखकर तो अचंत ने भी खनक के बालों को पीछे किया और फिर बोलता है कि अब रोना धोना और मरना मराना तो हो ही गया है ना मेरी जान, अब थोड़ा सा रोमांस भी हो जाए, क्यों स्वीट हार्ट, क्योंकि मैं ना तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर तो खनक भी सिसकते हुए अचंत को गुस्से से देखने लगती है। इधर स्वीटी भी परेशान हो रही थी क्योंकि खनक जल्दी जल्दी से निकल गई थी। ये सोच सोच कर उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। इसीलिए उसने भी पहले ही घड़ी देखा और फिर अपने मन में बोलती है कि अभी ट्रेन में बहुत ज़्यादा वक्त है, तब तक खनक को देख लेती हूँ। भैया को पता भी नहीं चलना चाहिए कि खनक कहाँ पर चली गई, क्योंकि खनक अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो सच में भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सब सोचकर स्वीटी भी एकदम से चुपचाप से घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो भी बाहर की तरफ आई, लेकिन जैसे ही स्वीटी बाहर आई उसके सामने एक वैन आकर रुक जाती है और कुछ आदमी बाहर आते हैं और स्वीटी को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। कुछ वक्त के बाद स्वीटी अगस्त के विला में थी। उसने भी जब अपने अगल बगल देखा तो वो भी अगस्त के बिस्तर पर ही थी। ये देखकर तो वो जल्दी से बिस्तर से उठ जाती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन अभी दरवाजा बाहर से लॉक था और अंदर से भी लॉक था। ये देखकर स्वीटी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। स्वीटी ने भी पलटकर पीछे देखा तो अगस्त भी सेटलेस होकर उसकी तरफ ही बहुत ही रोमांटिक अंदाज में आ रहा था। ये देखकर स्वीटी की सांसें एकदम से सम जाती हैं, एकदम से थम गई और ऊपर नीचे होने लगी। इधर अचंत भी खनक को मॉल में लेकर आ जाता है। खनक की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। खनक बस रोए जा रही थी कि तभी अचंत ने उसे कमर से पकड़ लिया और फिर उसने उसे अपने करीब खींचा और फिर उसके चेहरे पर अपने होठों को ले जाकर उसे चूमने लगता है। खनक के दिल में इस वक्त अचंत के लिए सिर्फ और सिर्फ घिन भरी हुई थी, उसके लिए उसके नफरत और ज्यादा गुस्सा था। इधर स्वीटी भी पीछे हो रही थी और अगस्त उसकी की तरफ आ रहा था। अचानक से ही अगस्त ने उसे कमर से पकड़ लिया और फिर खुद से चिपका लिया और स्वीटी के होठों के करीब आकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि कहा था ना मैंने तुमसे डार्लिंग कि मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा ना वो तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तो देखो ना आज फाइनली मैं तुमसे वो सब लूंगा। ये सुनकर स्वीटी ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिर इधर अचंत भी खनक के गालों को चूम रहा था और तभी खनक ने उसे थोड़ा सा खुद से दूर ढकेल दिया और खनक और अचंत के आसपास बहुत सारे लोग भी खड़े थे, लेकिन अचंत को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। अचंत ने भी खनक के सीने से उसका दुपट्टा हटा दिया, जिसकी वजह से खनक ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। उसका काजल उसके चेहरे पर फैल गया था। इधर अगस्त जो स्वीटी के करीब आ रहा था, जिसको देखकर स्वीटी की नफरत और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसे अगस्त पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी उसकी जान ले ले। स्वीटी भी वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जाए भी तो कैसे जाए। तो अगस्त ने भी पहले ही स्वीटी को ऊपर से नीचे तक देखा था और फिर अपने अंगूठे से अपने होठों को रब किया और बोलता है कि वैसे हॉट तो तुम आज भी पहले से भी ज़्यादा हो गई हो, आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। इतना बोलकर अगस्त स्वीटी के ऊपर आ गया और फिर उसके ऊपर से उसका दुपट्टा
दुपट्टा हटा दिया। अगस्त स्वीटी के होठों को अपने होठ से टच करने ही जा रहा था कि तभी स्वीटी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर तो अगस्त का गुस्सा एकदम से बढ़ गया, तो उसने भी पहले स्वीटी के दोनों ही हाथों को अपने घुटनों से दबा दिया, जिससे स्वीटी कोई भी हलचल ना कर पाए। वो जरा सा भी हिल नहीं पा रही थी और फिर उसने भी अपना एक हाथों से स्वीटी के चेहरे को अपनी तरफ किया और फिर ज़बरदस्ती उसकी होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहा था। स्वीटी जो बहुत ही ज़्यादा छटपटा रही थी, उसे बार बार खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों से लेकर पैर तक सब कुछ अगस्त की गिरफ्त में आ चुके थे। ना वो हिल पा रही थी और ना ही वो कुछ बोल पा रही थी, ना वो कुछ कर पा रही थी, क्योंकि अगस्त अपने होठों से स्वीटी के होठों को बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा था। स्वीटी की आंखों में भी हल्के हल्के आंसू गिर रहे थे। उसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा फूल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी के अभी उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि इस वक्त अगस्त स्वीटी के ऊपर था और उसे किस किए जा रहा था। और फिर उसने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया और स्वीटी के कुर्ते की डोरी को खींच दिया। उसका कपड़े अभी कुछ ही पल में उससे अलग हो गए थे। स्वीटी अगस्त को कुछ भी करने से रोकना चाहती थी, वो उसे अपने आप से दूर करना चाहती थी, मगर बेचारी बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई थी। अगस्त बस उसे प्यार से निहारे जा रहा था, उसके गोरे बदन को चूम रहा था। उसे स्वीटी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अगस्त भी अपनी डिज़ायर भरी नज़रों से बस उसे देखे जा रहा था। उसके मुंह में भी हल्का हल्का सा पानी आ रहा था और फिर उसने भी स्वीटी की तरफ देखा, जो कि अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए अपनी आंखें बंद किए हुए बस रोए जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी। उसे ऐसा देखकर तो अगस्त अब स्वीटी के कान के पास आता है और बहुत ही ज़्यादा सेटिविक टोन में बोलता है कि हे डोंट क्राई लाइक दैट, सपोर्ट मी प्लीज़, सपोर्ट मी, लुक व्हाट I am going to do with you. If you support me, you will enjoy it too. लेकिन स्वीटी तो अभी भी अगस्त को देख ही नहीं रही थी। उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अगस्त की ऐसी आवाज़ सुनकर। फिर वो धीरे से फिर से बोलता है कि I am going crazy thinking that when you look so beautiful now, then how beautiful will be you after we love each other. ये सुनकर तो जैसे स्वीटी एकदम से सुन्न हो गई थी। उसके दिल में तो जैसे हलचल ही नहीं हो रही थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अगस्त कभी भी कुछ ऐसा बोल सकता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी और फिर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ बेबसी से वो अगस्त को बस देखे जा रही थी और तभी अगस्त ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया और स्वीटी उसे रोकना चाहती थी, पर वो शायद कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगस्त उसके सामने बहुत ही ज़्यादा भारी था। इसी बीच अगस्त की पकड़ स्वीटी पर से थोड़ी सी लूज हो गई और फिर एक ही झटके में स्वीटी ने भी अगस्त को खुद से दूर किया और फिर जल्दी से बिस्तर से नीचे उतर जाती है। उसने भी अपने हाथों को क्रॉस करके खुद को ढकने की एक नाकाम कोशिश की। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो एकदम से कांप रही थी और वो उसके डर का सिर्फ एक ही कारण था, वो था अगस्त। अगस्त ही उसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिससे उसे जीना हराम कर रखा था। तो वहीं अगस्त की नज़रें तो स्वीटी पर ही टिकी हुई थी। बस उसे प्यार से वो निहारे जा रहा था। स्वीटी अभी थोड़ा सा पीछे हो जाती है और रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे कि कभी मैं और तुम। लेकिन स्वीटी अभी आगे और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो कुछ भी नहीं कह रही थी। उसने झटके से अपने बगल में रखे हुए टेबल पर से एक चाकू लिया और फिर अगस्त की तरफ बढ़ाकर बोलती है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझे तुम अगस्त। लेकिन स्वीटी का तो जैसे खुला हुआ बदन, खुली हुई कमर जो हल्के हल्के से दिख रही थी, उसकी खूबसूरती को अब और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। अगस्त खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो तो धीरे धीरे स्वीटी की तरफ बढ़ता जा रहा था उससे प्यार करने के लिए, और स्वीटी को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अगस्त को खुद से दूर रखने के लिए क्या करे, वो कैसे अगस्त से दूर रहे। स्वीटी भी सोच ही रही थी कि तभी अगस्त उसके पास आ गया और ये देखकर तो स्वीटी ने भी चाकू अगस्त के ऊपर वार कर दिया। लेकिन अगस्त ने उसका हाथ वहीं हवा में ही पकड़ लिया और बोलता है कि हे स्वीट हार्ट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी डूइंग ऑल दिस, ओके, डोंट डू दिस फालतू चीज़ें। इतना बोलकर वो फिर से अब थोड़ा सा झुकता है और स्वीटी के होठों पर अपने होठ रख देता है। वो थोड़ा सा अलग हुआ और बोलता है कि यू नो व्हाट स्वीट हार्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू सक इट। इतना बोलकर अगस्त ने पहले तो हल्के हल्के से स्वीटी की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया और फिर उसके होठों पर वापस से किस करना शुरू कर दिया। अगस्त स्वीटी को बहुत ही ज़्यादा डीप किस दे रहा था। स्वीटी की तो जैसे एकदम से सांस रुक रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा उलझन हो रही थी अगस्त के इतना ज़्यादा किस करने से। तभी स्वीटी ने फिर से अपना हाथ अगस्त से छुड़वाया और संभालते हुए अगस्त को खुद से दूर कर लिया। अगस्त ने भी उसकी बाजू को पकड़ा और फिर अपनी तरफ खींचा और फिर उसने चेहरा उसके करीब लेकर जाता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ कम टू बेड बिकॉज यू कांट बेयर मी हेयर एंड आई वॉन्ट टू ट्रीट यू ऑन द बेड एंड नाउ यू डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू स्टैंड एंड बेयर मी। ये सुनकर तो स्वीटी एकदम से घिन भरी
बुरी नज़रों से अगस्त को देखने लगती है। उसे इस वक्त इतना ज़्यादा अगस्त पर गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ में अगर कुछ भी होता तो वो अभी के अभी अगस्त की जान ले लेती। इधर अचंत भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो भी खनक के करीब जाने के लिए एकदम से पागल हो रहा था। वो उसके साथ प्यार करना चाहता था तो उसके गालों पर अपने होठों को रगड़ते हुए वो भी बोलता है कि यू हैव टू सेटिस्फाई मी फ्रॉम बिलो बिकॉज आई एम बर्निंग इनसाइड यू हैव टू हैंडल मी ऑन द बेड। ये सुनकर तो खनक की सिसकियाँ एकदम से शुरू हो गई थी। उसे तो अब अपने आप पे भी घिन आने लगी थी, लेकिन अब वो भी अपनी आंखों को नहीं खोल रही थी। वो भी अभी तक अपनी आंखों को बंद किए हुए थी कि तभी अचंत ने भी उसका दुपट्टा लिया और फिर खनक के चारों तरफ से लपेट दिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर अपनी कार की तरफ लेकर चला जाता है। अचंत के पीछे पीछे उसके सारे ही बॉडीगार्ड्स आ गए थे और एक आदमी ने भी आकर दरवाजा जल्दी से खोला और अचंत ने भी खनक को कार की सीट पर पटक दिया और वो भी जल्दी से आकर कार के अंदर ही बैठ जाता है। ड्राइवर भी बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। वो बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे जल्दी से अब उसने भी अपनी सीट पर बैठकर जल्दी से पार्टीशन लगा दिया था। ऐसे होते ही अचंत ने भी खनक की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखा जो कि अभी अचंत को खुद से दूर कर रही थी। वो थोड़ा सा जोर से बोलता है कि पास आओ मेरे। यह सुनकर तो खनक ने भी ना में अपना सिर हिला दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी और बोलती है कि आप हवस के पुजारी हैं, हवस के पुजारी हो, आपको सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी है। मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी मैं आपके पास, समझे आप। फिर वो अचंत से फिर से थोड़ा सा दूर होने लगती है कि तभी अचंत भी खुद खनक के करीब आ गया और फिर उसका दुपट्टा साइड में कर दिया और फिर खनक की आंखों में झांकते हुए अचंत ने खनक के तेज सांसों के चलते हुए उसमें हो रहे बदलाव की तरफ देखा और फिर उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया और बोलता है कि इट्स ऑल माइन, सो लेट मी डू व्हाट आई वांट टू, गिव मी व्हाट आई वांट टू। ओके, तो जल्दी से मुझे वो सब दो जो मैं चाहता हूँ, समझी तुम। इतना बोलकर अचंत ने भी अब खनक को अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उसके चेहरे को अपने दोनों ही हाथों के बीच में जबरदस्ती जकड़ लिया और फिर खनक को किस करना शुरू कर दिया। खनक ने ये सब कुछ महसूस नहीं किया था। उसे कभी भी नहीं लगा था कि उसके साथ कभी भी लाइफ में ये सब कुछ भी होगा। उसकी सोच भी बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। जैसे खनक मासूम थी, उसकी सोच, उसकी सारी चीज़ें भी बहुत मासूम थी। इसीलिए ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अचंत ने भी पहली बार ये सब कुछ करा था। लेकिन खनक को वो ऐसे ट्रीट करता था जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो खनक उसके लिए। इधर अगस्त की बात सुनकर स्वीटी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना वो कुछ बोल पा रही थी और तभी अगस्त ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर अंदर ले जाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। स्वीटी भी कंबल को कसकर पकड़कर डर के मारे बोलती है कि देखो तुम। ये स्वीटी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अगस्त उसके करीब आ गया और फिर उसके सीने से कंबल हटाने लगता है। अब स्वीटी एकदम से टूट गई थी और वो रोते हुए अपने हाथों को जोड़कर बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो अगस्त, प्लीज़ मुझसे दूर रहो तुम, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती हूँ। अगर कभी भी तुमने मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया था ना, या कभी भी मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करी थी, तो प्लीज़ प्लीज़ उस प्यार के लिए मुझे छोड़ दो मुझे अगस्त। अगस्त भी थोड़ी देर के लिए स्वीटी को देखने लगता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्वीटी ने उसका नाम लिया था। वो उसके थोड़ा सा और करीब आया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि एक बार और बोलो ना एक बार अगस्त। स्वीटी को अब एहसास हुआ कि शायद वो अभी क्या बोल रही थी। उसने शायद गलती से अगस्त का नाम अपने मुंह से ले लिया। वो धीरे से बोलती है कि सॉरी, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यह सुनकर अगस्त को फिर से गुस्सा आ जाता है। क्या सच में अब स्वीटी के लिए उसका नाम लेना भी उसे पसंद नहीं आता है? क्या स्वीटी के लिए अगस्त का नाम भी अब कोई भी मायने नहीं रखता है? अगस्त ने भी अब गुस्से से उसके चीन को पकड़ा और फिर काफ़ी ज़ोर से उसे पकड़ते हुए कहा कि स्वीटी फिर से बोलो कि मैं तुमसे क्या बोल रहा है। स्वीटी को अब बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो एक बार फिर से बोलता है कि स्वीटी प्लीज़ प्लीज़ बोलो ना अपने होठों से अगस्त, मुझे सुनना है तुम्हारे मुंह से अगस्त। तो स्वीटी ने भी एक बार एक ही झटके में अगस्त का हाथ अपने चेहरे पर से हटाया और फिर कंबल को और कस के पकड़कर बोलती है कि गलती हो गई मुझसे। जो मैंने तुमसे प्यार की उम्मीद की थी, जो मैंने तुमसे कभी प्यार कर लिया था, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक बिस्तर पर एक साथ दो लड़कियों के साथ सोने वालों में से हो। ऐसा इंसान किसी से क्या ही प्यार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है ऐसा इंसान किसी से प्यार। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, कितनी ज़्यादा पागल हूँ मैं। ये सुनकर अगस्त ने भी स्वीटी के बालों को कस के पकड़ लिया और फिर चिल्लाकर गुस्से से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ मैं। अब से कभी भी ये बात बिल्कुल भी मत कहना कि मैं किसी और के साथ सोता हूँ या मैं किसी और के साथ घूमता हूँ, क्योंकि मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर, मेरे यहाँ तक कि हर एक चीज़ पर, मेरे बिस्तर पर सिर्फ और सिर्फ तुम आ सकती हो, सिर्फ और सिर्फ तुम और कोई भी नहीं। इतना बोलकर अगस्त ने स्वीटी के बालों को पकड़े हुए ही उसका
चेहरा अपने होठों के पास लेकर आया और फिर उसे उसके चेहरे पर ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है कि तुम आओगी मेरे पास, खुद आओगी और ज़रूर आओगी तुम, मुझे पता है एक ना एक दिन तुम खुद मेरे पास ज़रूर आओगी। इतना बोलकर अगस्त ने भी स्वीटी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे फिर से किस कर लिया। अगस्त बिस्तर पर से उठ गया और बोलता है कि ठीक है, कपड़े पहनो अपने, तुम्हें स्टेशन लेकर चलता हूँ। इतना बोलकर अगस्त ने खुद अपने कपड़े पहने और स्वीटी का दुपट्टा लाकर उसे दे दिया और फिर तभी स्वीटी बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। यह सुनकर अगस्त ने भी स्वीटी की कमर को और कस के पकड़ा और फिर बोलता है कि तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ ही चलोगी, सिर्फ अगस्त सिंह शेखावत के साथ, समझी तुम। इतना बोलकर अगस्त ने भी अब स्वीटी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर कार की तरफ लेकर चला जाता है। इधर अचंत भी खनक के साथ रोमांस कर रहा था। वो भी कभी खनक के होंठों पर किस करता तो कभी उसकी गर्दन पर बाइट करता। खनक तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खनक बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके दिल और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर गए थे। वो तो ना अचंत को रोक पा रही थी और ना ही उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था उसके साथ जो अचंत कर रहा था। और तभी अचंत का फ़ोन एकदम से बजता है। पहले तो अचंत ने कॉल को इग्नोर किया था, लेकिन बार बार फ़ोन बजने की वजह से अचंत ने भी अपना फ़ोन देखा तो अभी RR का नाम स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा था। ये देखकर अचंत भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर वो थोड़ा सा सही से बैठा और खनक को अपने सीने से लगाकर कॉल को रिसीव कर लिया। खनक अभी भी उसे खुद से दूर कर रही थी। वो बार बार उसके सीने पर अपने हाथों को मार रही थी, लेकिन अचंत तो उससे हिल भी नहीं रहा था। अचंत ने भी फ़ोन पर बात करते हुए बोला कि यार तुमने याद किया है यार, तुमने सही कहा था कि जल्द ही मुझे ना मिसेस अचंत सिंह शेखावत मिलेगी और हाँ सच में मिल भी गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी बात सच में सच हो सकती है। इतना बोलकर अचंत ने एक बार फिर से खनक के होंठों पर अपने होंठों से हल्का सा रब किया और फिर कुछ देर के बाद वो फिर से बोलता है कि क्या अगर ऐसा है तो फिर पेपर मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर आ रहा हूँ मैं। इतना बोलकर अचंत ने भी कॉल को कट कर दिया और फिर खनक की तरफ देखकर बोलता है कि हे बेबी सॉरी, लेकिन आज शायद मैं और तुम एक नहीं हो पाएंगे। आज शायद मुझे थोड़ा सा काम है ना, इसीलिए तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, जल्द ही वो दिन ज़रूर आएगा। वैसे ब्लैक कलर में तुम ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा कयामत ठा रही हो तुम। इतना बोलकर अचंत ने भी खनक के गालों पर अपनी जीभ से हल्का सा लीक किया और फिर बोलता है कि चलो स्टेशन चलते हैं, साले साहब वेट कर रहे होंगे हमारा। और फिर अचंत ने भी एक बटन प्रेस किया और ड्राइवर से बोला कि स्टेशन लेकर चलो अभी के अभी। कुछ ही वक्त में खनक और अचंत दोनों ही स्टेशन आ गए थे। खनक कार से उतरने लगती है कि तभी अचंत ने उसे फिर से पीछे से कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर पीछे से खनक के गालों पर किस करके बोलता है कि जल्द ही मिलना होगा तुम्हें मुझसे, क्योंकि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ स्वीट हार्ट। इतना बोलकर अचंत ने भी खनक को छोड़ दिया तो वो जल्दी से बाहर आती है और इधर अगस्त ने भी स्वीटी को अपने सीने से लगाया हुआ था और ना ही चाहते हुए भी स्वीटी को अब अगस्त के इतने करीब रहना पड़ रहा था। अगस्त बार बार स्वीटी के होंठों को अपने अंगूठे से टच कर रहा था और उसे बार बार किस भी कर रहा था। स्वीटी बार बार अपना चेहरा अगस्त के टच से बचाने के लिए इधर उधर कर रही थी। वो कुछ भी करके बस अगस्त से दूर होना चाहती थी। ये देखकर अगस्त ने भी फिर जबरदस्ती स्वीटी का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर चिल्लाकर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हारे होंठों को अपने होंठों से नहीं टच कर रहा हूँ, समझी तुम। इसीलिए जब तक मेरे पास होना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने दो, कम से कम जो कर रहा हूँ वो तो कर लेने दो, टच तो तुम वैसे भी नहीं करने दे रही। और तभी स्टेशन भी आ जाता है। ये देखकर अगस्त का चेहरा एकदम से उतर गया। स्वीटी वहाँ से जाने लगी कि तभी अगस्त ने उसे पकड़ लिया और फिर पीछे से अपना चेहरा आगे लेकर गया और फिर स्वीटी के होंठों पर छोटी सी किस करके बोलता है कि जल्द ही मिलता हूँ मुंबई में, क्योंकि अब और नहीं रह सकता हूँ तुमसे दूर, तुम्हें मेरे बिस्तर पर आना ही होगा स्वीटी, क्योंकि मैं अब तुम्हें पाकर ही रहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हें पाने की आग लगी हुई है। जब तक तुम मुझे नहीं मिल जाती हो ना, मुझे भी चैन नहीं आएगा, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। इतना बोलकर अगस्त ने भी स्वीटी का दुपट्टा ठीक किया और फिर उसे छोड़ दिया। स्वीटी भी अब जल्दी से बाहर भाग कर आती है और गाड़ी को तरफ घूर कर देखने लगती है। सामने देखा तो खनक भी कार से बाहर आ रही थी। खनक ने भी स्वीटी की तरफ देखा और भाग के उसके पास आ जाती है और स्वीटी के गले लगकर रोने लगती है। स्वीटी तो पहले से ही खुद को नहीं संभाल पा रही थी। वो तो पहले से खुद ही टूटी हुई थी। अब तो खनक को देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। स्वीटी ने भी अब खनक को प्यार से अपने गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोलती है कि शी चुप रहो तुम, ऐसे नहीं रोते हैं खनक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल अब स्टेशन पर जाना है, रोहन भैया इंतजार कर रहे होंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। और तभी अगस्त और अचंत भी
अपनी अपनी कार से बाहर आ चुके थे और स्वीटी और खनक के बगल में आकर खड़े हो गए थे। ये देखकर तो स्वीटी और खनक जल्दी से अब एक दूसरे से अलग होकर वहाँ से जाने लगती हैं। तो अचंत बोलता है कि साली साहिबा, मेरी स्वीट हार्ट का ख्याल रखना। लेकिन स्वीटी और खनक तो ऐसे भाग रही थी जैसे उन दोनों ने ही भूत देख लिया। फिर अचंत ने भी अगस्त की तरफ देखकर कहा कि यार ऐसे नहीं मिलेंगी ये हम दोनों को, मैंने भी एक रास्ता निकाल लिया है। ये सुनकर अगस्त ने भी एक नज़र अचंत की तरफ देखा और बोलता है कि तू जितना सोच रहा है ना उतना भी आसान नहीं है उन्हें पाना, समझा तू। ये सुनकर तो अचंत भी अब जाती हुई खनक की तरफ तिरछी नज़र से देखकर बोलता है कि आसान चीज़ें अचंत सिंह शेखावत को पसंद भी नहीं है, बस तू देखता जा कि अब मैं क्या करता हूँ। अचंत सिंह शेखावत का दूसरा वार क्या होगा। ये सुनकर अगस्त के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि तेरी दाव खेलने की आदत गई नहीं है क्या अभी। अगस्त की बात सुनकर अचंत भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है कि ये आशिकी की बाजी है, ये दाव तो कुछ अलग ही होगा ना यार। इतना बोलकर अचंत भी अब अपनी कार में आकर चला जाता है और अगस्त भी अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, शायद खनक की वजह से ही सही, लेकिन उसका दिमाग अभी अंडरवर्ल्ड की तरफ तो नहीं जा रहा है। बस खनक इसके पास आ जाए, इसे समझकर इसे प्यार कर ले तो शायद उसके अंदर कुछ इंसानियत ज़रूर आ जाएगी, नहीं तो भगवान ही जाने इसका क्या होगा। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आगे इस कहानी में क्या होगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आखिर कौन सा दाव है अचंत का जिससे अगस्त भी अनजान है, क्या करने वाला है अचंत सिंह शेखावत, क्या खनक सच में अचंत से प्यार कर पाएगी या फिर नहीं।